हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि मेरे पास जो फोर्स लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके साथ एक्यूट एंगल बना रहा हो या 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स के साथ ऑब्ट्यूस एंगल या 180 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो वर्क नेगेटिव होगा। तो ये करके देखते हैं। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। तो इस समय बकेट के ऊपर फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, इसलिए इस केस में पॉजिटिव वर्क हो रहा है। दूसरी बात, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है लेकिन बकेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 180 डिग्री के एंगल पे हैं, इसलिए यहां पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। पार्ट सी में कह रहे हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी नीचे की तरफ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता है, तो फिर से ये नेगेटिव वर्क हो गया। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डी वाले केस में एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए फिर से यहां पे वर्क पॉजिटिव है। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो पेंडुलम जब मूव करता है तो जब इधर से इधर की तरफ आएगा तो जो एयर का ड्रैग है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, उसको अपोज करेगा। जब पेंडुलम वापस इधर की तरफ आएगा तो ड्रैग इधर की तरफ लगेगा, यानी कि ड्रैग जो है वो अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, वो हमेशा अपोजिट ही लगेगा। इसलिए इस केस में फिर से जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन एम्प्लाइड फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.1। अब मुझे इसमें अलग अलग तरह के वर्क निकालने हैं। तो ये पिछले सारे जो चैप्टर्स हैं उनके सारे कंसेप्ट को मिला जुला कर करने वाला प्रॉब्लम है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पीछे का सारा काम आपको क्लियर होगा। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। यहां पर क्या हो रहा है, एक टेबल है, इसके ऊपर एक 7 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। इस बॉडी का मास 2 kg है, इसलिए इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लूं तो 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन होगा, और चूंकि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएन होती है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उन्होंने 0.1 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू 0.1 इंटू 20 यहाँ पर 2 न्यूटन की लग रही होगी। तो अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है इस तरफ, और इसको अगर मैं मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करूं तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये कह रहे हैं वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो पार्ट ए के लिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स की वैल्यू तो 7 न्यूटन मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। अब इन्होंने कहीं पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी तो मैं यू को 0 ले लूंगा, तो एस की वैल्यू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लूंगा। ए की वैल्यू 5/2 है और टी की वैल्यू 10 सेकेंड है, तो ये 5/4 इंटू 100 आ जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जो 125 मीटर है ये अलोंग 7 न्यूटन के फोर्स की तरफ होगा, इसलिए पहले पार्ट में जो वर्क डन हो जाएगा वो 7 इंटू 125 हो जाएगा। कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू कुछ 875 जूल्स आ जाएगी।
दूसरा पार्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तो पार्ट बी के लिए फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट फिर से 125 है, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट पे हैं, इसलिए इनटू कॉस 180 और आ जाना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू -250 जूल हो गई। नेट वर्क डन अगर कोई मुझसे पूछे 10 सेकेंड में तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू +625 जूल हो गई। अब ये कह रहे हैं फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा डेल्टा के ई, इसकी वैल्यू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल हो जाएगी। तो के ई इनिशियल तो 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फिर मुझे हाफ इंटू 2 इसका मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, और वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर 2 इंटू 5/2 इंटू 125 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये +625 जूल आ गया, जो कि आना भी चाहिए था, बिकॉज जैसे कह रहे हैं इंटरप्रेट योर वर्क। ये जो मैं काम कर रहा हूं मैं एक तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरीफाई कर रहा हूं कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहां पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो नेट वर्क डन 625 जूल के इक्वल आ गई। प्रॉब्लम 6.3 में इन्होंने कुछ इस तरह के फिगर दे दिए हैं, कह रहे हैं गिवन दीज फिगर्स आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंडिकेटेड बाय क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसे इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी 0 से a तक इसकी वैल्यू 0 है, और फिर a के आगे इसकी वैल्यू va है, और जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ये है, जो कि यहाँ क्रॉस से डिफाइन कर रखी है, यहाँ पर ये e दे रखी है। In each case specify the region if any in which particle cannot be found for the given energy। तो देखो इन्होंने एक एनर्जी दे दी है जिसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू यहां से एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज ये तो हाफ mv² है, तो मास तो पॉजिटिव होता ही है, और वेलोसिटी का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब खाली वही पोजीशन अलाउड होंगी जहां पे एनर्जी ग्रेटर देन वी हो। तो जैसे मैं इस केस में देखूं तो 0 से a के बीच में एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए ये अलाउड है। जो x ग्रेटर देन a वाला रीजन है, यहां पर एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पे वो पार्टिकल जा ही नहीं सकता, ये रीजन अलाउड नहीं है। तो यही काम मुझे अलग अलग केस के लिए करना है। बुक में 4 एग्जाम्पल थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही बनाए, चौथा सोचा आपके लिए छोड़ दूं, एक आप भी कर लेना। तो कह रहे हैं इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी, ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। तो यहां पर मिनिमम टोटल एनर्जी जो होगी दैट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज 0 से नीचे जाएगा तो फिर तो पार्टिकल कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड केस को देखूं तो यहां पर एनर्जी जो है वो हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी से कम है, यानी कि E माइनस वी हमेशा नेगेटिव है, और E माइनस वी का तो नेगेटिव होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहां पर ये पार्टिकल कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पार्टिकल को एग्जिस्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है वो कम से कम V1 होनी चाहिए, बिकॉज इस पूरे ग्राफ में ये V1 जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो अगर मेरी एनर्जी V1 या V1 से ज्यादा होगी तो कम से कम इस रीजन में पार्टिकल आ सकता है। यहाँ पर चूंकि एनर्जी की वैल्यू V1 से भी कम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो नहीं सकता। ऐसे ही थर्ड केस में मैं देखूं तो इन्होंने इसको मार्क किया होगा, मैंने मार्क नहीं किया। थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाला पॉइंट जो है वो A है और ये वाला पॉइंट B है। तो एनर्जी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी वहां पे पार्टिकल नहीं पाया जा सकता। तो x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन b के लिए जो मेरा पार्टिकल है इट कैन नॉट बी फाउंड फॉर गिवन एनर्जी। दूसरी बात, यहां पर चूंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी -v1 है, इसलिए
एनर्जी की भी मिनिमम वैल्यू -v1 हो जाएगी। अगर -v1 से कम एनर्जी हुई तो फिर ये पार्टिकल कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से फोर्स वाला केस भी देख लेना, उसमें भी वही करना होगा कि जहां जहां पर एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल से ज्यादा हो वहां पर क्या कहते हैं पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, जहां जहां एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम हो वहां पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम 4 में कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय Vx इज इक्वल टू kx स्क्वायर। तो ये जैसे पीछे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे थे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और इसकी वैल्यू kx स्क्वायर है, वेयर k इज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर और k की वैल्यू उन्होंने दे दी 0.5 न्यूटन पर मीटर। द ग्राफ ऑफ Vx वर्सेस x इज शोन इन द फिगर, ये फिगर है, फिगर गलत लिखा है। शो दैट पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू +-2। तो जैसे मैं यहां पर देखूं x इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर मेरी टोटल एनर्जी 1 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी V kx स्क्वायर बाई 2 अगर मैं लगाऊं तो यहां पर 0 है बिकॉज x की वैल्यू 0 है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू 1 जूल होगी। तो यहां पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1 जूल होगी। अब जैसे जैसे मैं x इज इक्वल टू 0 से दूर जाऊंगा, चाहे इधर पॉजिटिव साइड चाहे इधर नेगेटिव साइड, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, इधर जाने में भी और इधर जाने पर भी। अब कोई ना कोई ऐसा x की वैल्यू होगी जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, उससे आगे ये जा नहीं सकता। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 करना चाहूं तो इसका मतलब E इज इक्वल टू k प्लस वी में V शुड बी इक्वल टू E या हाफ इंटू 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। यहां से x की वैल्यू +-2 मीटर आ गई। तो x इज इक्वल टू +-2 मीटर पर अगर मान लो ये मेरा +2 मीटर है, ये -2 मीटर है और यहां पर एनर्जी की वैल्यू 1 जूल है, तो x इज इक्वल टू +-2 मीटर पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो गई। यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां पर जो x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की कुछ नेट वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी लेकर के पार्टिकल यहां तक जाएगा, तो लेकिन यहां पे 0 हो जाएगी और फिर फोर्स लगेगा और इसको वापस ले आएगा। यहां पर मैं एक चीज तुमको सिखा दूं कि अगर कोई मुझे पूछे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो फोर्स की वैल्यू -dv/dx होती है। हमने ये सिखाया था ना कि v इज इक्वल टू -इंटीग्रल f.dx होता है। तो अगर v इंटीग्रल ऑफ f dx है तो f डिफरेंशियल ऑफ v हो जाएगा और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो f की वैल्यू -dv/dx होती है। तो जब मैं यहां पे पहुंचूंगा तो dv/dx क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है, वो पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव फोर्स लगेगा और उस पार्टिकल को इधर पीछे खींच लाएगा। अगर x इज इक्वल टू -2 पे देखूंगा तो dv/dx नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव फोर्स लगेगा और ये इस पार्टिकल को वापस x इज इक्वल टू 0 की तरफ खींच के ले आएगा। तो x इज इक्वल टू +-2 तक पार्टिकल जाएगा और वापस लौट करके 0 की तरफ लौट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग, पार्ट बाय पार्ट है, मैं एक एक करके करता हूं। द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मेरे पास एक कोई रॉकेट का पार्ट था जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, थोड़ी देर में आग लग गई इसमें, हीट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये जल करके खत्म हो गया। एट हुज एक्सपेंस इज दैट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी थी, एटमॉस्फेयर में तो गैस के मॉलिक्यूल रुके हुए थे, ये रॉकेट ही था जिसके पास वो काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये जो हीट एनर्जी आई वो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी की वजह से आई। तो दिस एनर्जी केम एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ रॉकेट। पार्ट बी में कह रहे हैं कि कॉमेट मूव अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। The gravitational force on the comet due to sun is not normal to the comet's velocity in general, yet the work done by gravitational force over every complete orbit of comet is 0. Why? तो इस प्रॉब्लम को देखने की थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, बिकॉज अभी भी हम लोग कॉमेट, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते नहीं है। आगे चल करके जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी
मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, यू ट्राई टू फॉलो इट। देखो यार, ये मेरा सन है और इसके चारों तरफ कुछ इस तरह के पाथ में कॉमेट मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब कॉमेट दूर से इसकी तरफ आएगा तो यहाँ पे सन इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इस फोर्स की प्रेजेंस में ये कॉमेट आगे बढ़ेगा और ऑब्वियसली यहाँ पर एफ डॉट डी एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो सन है ये कॉमेट पे वर्क कर रहा है, और जब ये कॉमेट पे वर्क करेगा तो इस प्रोसेस में कॉमेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भी। तो जो कॉमेट जब अर्थ से दूर होता है या सन से दूर होता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, जब सन के पास आता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये तो होता ही है, लेकिन ये पूछ रहे हैं येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज 0। तो जब यहां से यहां लाओगे तो वर्क करेगा, यानी कि जब सबसे दूर वाले पॉइंट से लेकर के यहां आओगे तो इस प्रोसेस में वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ये लौट के वापस जाएगा, तो मान लो मैं यहां पर इसको देखूं तो अब ये कॉमेट इधर जाना चाह रहा है और इसके ऊपर सन इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब यहां पर जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस है, तो इस साइड पे वर्क नेगेटिव होगा। तो यहां पर वर्क पॉजिटिव है, यहां पर वर्क नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो वर्क है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल करके 0 होगा या नहीं होगा ये हम लोग बगैर कैलकुलेट किए तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसलिए बता सकते हैं क्योंकि मैंने तुमको ये बात सिखाया है कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो इसका मतलब मैं किसी एक पॉइंट ए से शुरू करूं और घूम करके ए पर आऊं, तो इस पूरे प्रोसेस में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क होगा अगर मैं ए से शुरू करूं और ए पे ही बैठा रहूं। इस केस में ऑब्वियसली वर्क की वैल्यू 0 होगी बिकॉज मैंने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, इसलिए इस केस में भी वर्क की वैल्यू 0 होगी। तो ग्रेविटी का वर्क कंजर्वेटिव होने की वजह से जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट, मतलब जहां से शुरू कर रहा हूं जब घूम करके वहीं पहुंचूंगा तो इस केस में नेट वर्क डन 0 हो जाता है, ओनली बिकॉज ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स। पार्ट थर्ड भी फिर वही प्रॉब्लम आ गई, सेटेलाइट वाली बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं, तो फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि इसको ग्रेविटेशन में पढ़ लोगे तो उसके बाद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो कह रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डेसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। तो सपोज करो मेरे पास ये अर्थ है और ये इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है। तो अगर यहां पर हल्का सा एटमॉस्फेयर है, जैसा ये कह रहे हैं यहाँ पर थिन एटमॉस्फेयर है, तो इस थिन एटमॉस्फेयर की वजह से इसके ऊपर विस्कस ड्रैग लगेगा और ड्रैग की वजह से ये अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा। ये तो बात समझ में आ गई। Why then does its speed increases progressively as it comes closer and closer to Earth? लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे ये घूम घूम करके एनर्जी डिसिपेट करके अर्थ के पास आता जाता है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अभी तो उन्होंने कहीं सिखाया नहीं है एनसीईआरटी में कि वेलोसिटी बढ़ती है, तो सवाल भगवान ही जानते हैं यहाँ पे क्यों पूछना है ढंग से। मेरे हिसाब से ये सवाल ग्रेविटेशन के बाद में पूछना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2-3 ग्रेविटेशन के फॉर्मूले बता दूं तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो जब हम ग्रेविटी में पढ़ेंगे तो जो इस तरह का सैटेलाइट है, मान लो कोई सैटेलाइट है जो कि अर्थ से r दूरी पर है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इस सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ½ mv² होती है, जिसकी वैल्यू अगर मैं v की पुट करूं तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g होता है, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट बाई 2r हो जाती है। ये अभी मैंने सिखाया नहीं, ग्रेविटेशन में सिखाएंगे, पर थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लो। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू -gmem बाई r होती है, जहां पे m मास ऑफ अर्थ है और m सैटेलाइट का मास है, और इसकी वजह से टोटल एनर्जी E, जिसको मैं k + v लिखता हूं, इसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो -gmem बाई
2r आ जाती है। तो जो मेरी टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है, माइनस जी एम ई एम बाई 2r है, और काइनेटिक एनर्जी प्लस जी एम ई एम बाई 2r है। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब सपोज करो यहां पर एनर्जी की वैल्यू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूं, -100 जूल थी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी +100 जूल होगी और पोटेंशियल एनर्जी -200 जूल होगी। जिस तरह के नंबर है ना, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी आपस में एक दूसरे के इक्वल और नेगेटिव साइन के हैं, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल है। तो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी -200 जूल है, इसलिए टोटल एनर्जी -110 है। अब टोटल एनर्जी लूज करता है, यहां से यहां आने पे टोटल एनर्जी लूज करता है, इसका मतलब इसकी एनर्जी की वैल्यू -100 से कम होकर के -110 हो जाएगी। ठीक है, लूज करने का मतलब कम हो जाएगी। लेकिन जब इसकी एनर्जी -110 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ा, इसका मतलब रेडियस छोटा हो गया है। तो एक तो ये अर्थ के पास आ जाएगा, दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी +110 जूल हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी -220 जूल हो जाएगी। तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि जब वो R1 से R2 आया तो जो टोटल एनर्जी था उसमें 10 की डिक्रीज हुई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी V में 20 की डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में 10 की इंक्रीज हो गई। इसीलिए पूछ रहे हैं कि जब टोटल एनर्जी लूज कर रहा है तो उसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है, बिकॉज जितनी वो टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है उससे ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ जाती है। फिर से अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो परेशान मत होना, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जब मैं पढ़ा दूंगा उसको पढ़ लेना, उसके बाद इसको देखना, तो फिर क्या कहते हैं तुमको ये बात समझ में आ जाएगी। ये पार्ट डी में कह रहे हैं गिवन फिगर 1 and 2 द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 किलोग्राम ऑन इट्स हैंड। इन फिगर 2 ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। तो डायग्राम देख ही रहे हो, द रोप गोज ओवर अ पुली एंड अ मास ऑफ 15 kg हैंग्स ऑन इट इन द अदर एंड। यहाँ पर देखो लटका हुआ है। इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर। तो जब ये यहां पर चल रहा है तो केस 1 में देखें तो जो 15 किलोग्राम का 150 न्यूटन है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का इस डायरेक्शन में हो रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू 0 है, बिकॉज एफ एस कॉस थीटा में कॉस थीटा 90 की वजह से 0 हो गया, इसलिए वर्क डन 0 है। अब इस सेकेंड केस को देखें तो यहां पर जो रोप है इधर 15 kg का मास लटक रहा है, इसलिए यहां पर नीचे की तरफ एक टेंशन लगेगा जिसकी वैल्यू 150 न्यूटन होगी। तो ये आदमी को अगर मूव करना है तो इसको इस रोप के ऊपर 150 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आगे मूव कर सकता है। और इस 150 न्यूटन के फोर्स के साथ ये आदमी 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसलिए यहां पे वर्क डन 300 जूल का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूछा इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, तो इन दिस केस वर्क डन इज ग्रेटर बिकॉज वो इस केस में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहा है। तो देखने का एक नजरिया हो गया। दूसरा नजरिया देखें तो पहली केस में जब ये यहां से मूव करके यहां गया तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रही, एनर्जी बढ़ी नहीं, जिस लेवल पे मास था उसी लेवल पे मास था। लेकिन इस केस में जब ये 2 मीटर आगे जाएगा तो ये मास 2 मीटर ऊपर उठ जाएगा, यानी कि मास की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, किसी ने वर्क किया होगा, वो वर्क इस बंदे ने किया है, इसलिए सेकेंड केस में वर्क डन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। कह रहे हैं व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो मैंने पोटेंशियल V इज इक्वल टू -F डॉट dx कहा था, तो अगर F डॉट dx पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इन्होंने कहा कि वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
तो वैसे तो इसका आंसर लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी होगा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, कोई बॉडी उसके पास कुछ वेलोसिटी है, फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इस प्रोसेस में उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी। लेकिन ये मेरे हिसाब से ऑलवेज ट्रू नहीं है। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने सेटेलाइट वाला एग्जांपल देखा, उस केस में क्या हुआ कि जब फ्रिक्शन लगा, वो जो सैटेलाइट मूव कर रहा था उस पर एयर का ड्रैग लगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी गिर गई। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो मैं इसको ऑलवेज तो नहीं यूज करना चाहूंगा, पर फिर भी अगर मुझे इन दोनों में चूज करना हो तो मैं लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी चूज करूंगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। तो ये तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि दिस प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स होता है, dp by dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। पार्ट डी में कह रहा है इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन आर, ये मैंने तुमको बताया था कि जब कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, तो ऑब्वियसली इन इलास्टिक कोलिजन में भी डिक्रीज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली जब कोलिजन होता है तो डिक्रीज होती ही है अगर वो कोलिजन इन इलास्टिक हो, तो इसका आंसर टोटल लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला पूछ रहे हैं इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। तो ये बात ट्रू है, मोमेंटम तो मैंने तुमको बताया कि हमेशा कंजर्व होता ही है, एनर्जी जहां पे कंजर्व होती है उसी को हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, तो ये बात भी सही है। फिर पार्ट बी में कह रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। ये बात फॉल्स है, बिकॉज हम लोगों ने फ्रिक्शन जैसे जो डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, यानी कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, उनके केस में देखा कि टोटल एनर्जी डिक्रीज करती है। मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक और पोटेंशियल। ऑब्वियसली वो जो एनर्जी डिक्रीज होगी वो किसी दूसरी चीज में, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में चली जाएगी, वो बात अलग है। पार्ट थर्ड में कह रहे हैं वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। ये भी बात फॉल्स है। ये बात ट्रू होती है अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करता, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस के लिए ये बात गलत हो जाएगी। बिकॉज सपोज करो यहां पर एक ब्लॉक रखा है और यहां पर फ्रिक्शन और मैं इसको मूव करके यहां ले जाऊं और वापस लेकर के आऊं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट ऑब्वियसली इस काम के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और पार्ट डी पूछ रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो मैंने तुमको बताया ही जब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे थे कि किस तरीके से एनर्जी लूज होती है, तो ये वाली बात ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं आंसर केयरफुली विद रीजन। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम कोलिजन ऑफ द बॉल, दैट इज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो अब फिर ये बात मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकता, बिकॉज आगे एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी चूंकि हमको थोड़ा बेसिक आइडिया है। सपोज करो मेरे पास दो बॉल हैं, तो जब वो कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे को प्रेस करती हैं, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म होती हैं। अब मैं किसी बॉडी को अगर डिफॉर्म करूंगा, उसको प्रेस करूंगा, तो उसके अंदर जो इलास्टिक फोर्स है उसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट करूंगा, तो उस समय पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ द कोलिजन ऑफ द बॉल। ऑब्वियसली कोलिजन में जब कॉन्टैक्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन जब वो कॉन्टैक्ट छूटेगा तो फिर से जो पोटेंशियल एनर्जी मेरी बढ़ी थी वो वापस जीरो हो जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी वापस दे देगी। इसलिए मेरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। लेकिन जिस समय कॉन्टैक्ट में है उस समय थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाती है। दूसरा पार्ट कह रहे हैं इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। तो यस, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और एक दूसरे को डिफॉर्म कर रही हैं, तो डिफॉर्म करने का फोर्स है इंटरनल फोर्स है, ए बी पे लगा रही होगी, बी ए पे लगा रही होगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
फिर पार्ट सी में कह रहे हैं व्हाट आर आंसर्स टू ए एंड बी फॉर इनइलास्टिक कोलिजन। तो ए के लिए फिर से फॉल्स ही रहेगा, मतलब नो रहेगा, और बी के लिए फिर से यस ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी तो वहां पे कंजर्व नहीं ही होगी, और कोलिजन में चाहे कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहता है। पार्ट डी में कह रहे हैं इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल डिपेंड ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो अगर एनर्जी खाली सेपरेशन पे डिपेंडेंट है तो जितना सेपरेशन पहले था शुरू में, जब बाद में उतना ही सेपरेशन कर दूंगा टकराने के बाद, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही हो जाएगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी उतनी हो जाएगी। तो इस तरह के केस में जो मेरा कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही इसलिए कोलिजन इलास्टिक हो जाएगा। अब यहां से हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, the power delivered to it at time t is proportional to। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स की वैल्यू ma हो जाएगी, जो कि कांस्टेंट ही रहेगा, और पावर जो होती है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखूं, तो चूंकि इन्होंने रेस्ट दे दिया इसलिए u की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए मेरा वेलोसिटी at हो गई। तो पावर इज इक्वल टू ma, जो कि एक कांस्टेंट है, इनटू at, तो जो पावर हो गई ये प्रोपोर्शनल टू t हो गई। तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू। तो अब मुझे इनमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है पता नहीं, तो मैं s को k t की पावर n लिख लेता हूं, जहां पे मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो पावर जो होती है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है, जिसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट k t की पावर n है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, इसकी वैल्यू k n t की पावर n-1 हो जाएगी, और फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dt मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि kn n-1 t की पावर n-2 आ जाएगा। अब अगर मैं पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इंटू k स्क्वायर n-1 इंटू टी की पावर n-1 इंटू टी की पावर n-2, ये जुड़ करके t की पावर 2n-3 आ गए। ये पावर का फॉर्मूला हो गया अगर s की वैल्यू k t की पावर n हो। यहाँ पे m k n ये सारे टर्म तो कांस्टेंट ही हैं, तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए t की डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब t की पावर 2n-3 की वैल्यू t की पावर 0 होनी चाहिए। इसका मतलब 2n-3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या n की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए, इसलिए थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, देखो आसान आसान सवाल आने लगे। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय f। तो f आ गया, वेयर i j k x y z के अलोंग वेक्टर तो पता ही नहीं। व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 4k कैप हो गया, फोर्स तो गिवन ही है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिखेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई और जे की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी, और के आपस में मल्टीप्लाई होकर के 12 जूल दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अभी बताता हूँ। एंड द सेकेंड विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज फास्टर द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मैं तुमको जब वर्क की एनर्जी बता रहा था तो एक यूनिट बताई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम के चार्ज को, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको 1 वोल्ट के अगेंस्ट मूव कराना, तो इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 12 mv² इज इक्वल टू
10⁴, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 10,000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखना है। मास मुझे इलेक्ट्रॉन का पता है 9.1 इंटू 10⁻31। यहां से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए जो मेरा मास है वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, और जो मेरी एनर्जी है वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि ये वाला टर्म जो है वो 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो यहां से भी वेलोसिटी आ जाएगी, दोनों की वेलोसिटी निकालोगे तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो फास्टर निकलेगा। 13 प्रॉब्लम में कह रहे हैं अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये मेरा ग्राउंड है और यहां से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक ये ड्रॉप है, ये नीचे गिर रही है। तो इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर अंटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां कहीं आकर के 250 मीटर पे इसकी वेलोसिटी v हो गई, बल्कि मैं लिखता हूं v मैक्स हो गई, और उसके बाद फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। What is the work done by the gravitational force on the drop in first and second half of the journey? यहां पर जो वर्क होगा, ये वर्क ऑफ ग्रेविटी लिख देता हूं, तो ये mg इंटू 250 होगा, और यहां पर भी जो वर्क होगा वो फिर से mg इंटू 250 होगा, बिकॉज फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकेंड वाले पार्ट में दोनों में फोर्स भी सेम रहा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहा। तो यहां पर इन्होंने 2 मिलीमीटर का रेडियस दे दिया है, तो मैं ड्रॉप की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से इसकी वॉल्यूम निकाल लूंगा, और फिर डेंसिटी जो होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, पानी की ड्रॉप होगी। तो यहां से इसका मास निकाल लूंगा, mg निकाल करके दोनों वर्क निकाल लूंगा, तो ये नेट वर्क हो जाएगा बाय ग्रेविटी। दूसरा पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर इस तरह का एग्जांपल हम लोग पहले कर चुके हैं, तो मुझे चूंकि रेजिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ही नहीं पता, इसलिए मैं डायरेक्ट उसका वर्क निकाल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं यहां पर ये कंसेप्ट लाऊंगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ऑफ ग्रेविटी प्लस वर्क ऑफ ड्रैग। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल तो मेरी वेलोसिटी पता है, वहां से निकाल लूंगा। तो हाफ m, जो कि यही वाला मास है जो आपने अभी निकाला है, इंटू 10, चूंकि इसकी वेलोसिटी है इसलिए इंटू 10 का स्क्वायर, ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, -0, इनिशियली तो रेस्ट ही रही होगी। दिस इज इक्वल टू वर्क ऑफ ग्रेविटी, चूंकि मैं इस चीज को वर्क ऑफ ग्रेविटी लिख रहा हूं और इसको भी वर्क ऑफ ग्रेविटी लिख रहा हूं, इसलिए मैं ट्वाइस ऑफ दिस कर देता हूं। मतलब बेसिकली ये वाला टर्म mg इंटू 500 हो जाएगा प्लस वर्क ऑफ ड्रैग। तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ऑफ ग्रेविटी प्लस वर्क ऑफ ड्रैग आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में से वर्क ऑफ ग्रेविटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वर्क ऑफ ड्रैग आ जाएगा। ऑब्वियसली जब तुम इसको निकालोगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, बिकॉज ड्रैग फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल। तो ये वॉल है, इससे आके टकराया एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, इस तरह से रिबाउंड कर गया। पूछना इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन द कोलिजन। तो यहां पर उन्होंने पूछा कि मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं, ये नहीं बताया किसका मोमेंटम। तो फॉर गैस मॉलिक्यूल नो, बिकॉज ऑब्वियसली गैस का मॉलिक्यूल पहले इधर मूव कर रहा था, अब इधर जा रहा है, तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो गया। मास सेम रहा, वेलोसिटी सेम रही, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए मोमेंटम चेंज हो गया। इसलिए फॉर गैस मॉलिक्यूल मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। अब अगला सवाल पूछा इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो फिर ये बात एक फैक्ट की तरह से है, इन्होंने यहां सिखाई नहीं, लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल के साथ कोलिजन है इट इज ऑलवेज इलास्टिक। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं
इनके जो कोलिजन होते हैं वो हमेशा elastic collision ही होते हैं. Pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? तो भाई यहाँ नीचे पंप लगा हुआ है और जो मेरी टैंक है वो कुछ 40 मीटर अबव है. अब जब मैंने इस टैंक को फिल किया तो मैंने 30 मीटर क्यूब पानी फिल कर दिया, जिसका मास अगर मैं निकालूं तो 30 इंटू 1000 यानी कि 3 इंटू 10⁴ किलोग्राम हो जाएगा. तो इस पंप ने जो वर्क किया उसकी वैल्यू mgh, तो g को अगर मैं 10 ले लूं तो 3 इंटू 10⁴ इंटू 10 इंटू 40 हो गई, जो कि 12 इंटू 10⁶ जूल हो गई. तो 12 इंटू 10⁶ जूल का वर्क किया 15 मिनट के अंदर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 30%. इसका मतलब अगर इसकी पावर P ले लूं, पंप की पावर, इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू P ले लूं, तो 30% ऑफ P ये वो पावर जो एक्चुअली वर्क करने के लिए यूज हुई, इसकी वैल्यू वर्क अपॉन टाइम आ जाएगी. तो यहां से 3/10 ऑफ P, 30/100 को 3/10 लिख लिया, इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁶. ये वर्क डन हो गया और अपॉन टाइम टेकन की वैल्यू 15 मिनट है, उसको मैं 15 इंटू 60 लिख सकता हूं. सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, वो मेरा पावर की नेट वैल्यू हो जाएगी. इसके साथ हम लोग ये पार्ट खत्म कर रहे हैं. टोटल इस एक्सरसाइज में करीब 30 क्वेश्चन है, तो पहले 15 इस पार्ट में कर लिए, बाकी 15 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूंगा. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच.